सऊदी अरेबिया। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है शेखों के रिच लाइफस्टाइल, ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड की रिचेस्ट सऊदी रॉयल फैमिली, ऑयल से भरे हुए टैंकर और लाखों रुपए कमाते हुए इंडो एशियन वर्कर्स। लेकिन ये सब एक एक्सटर्नल पिक्चर है। सऊदी अरेबिया के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं। हमें इंडिया ना किसी तरह बुला लीजिए, बहुत तकलीफ में। जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है। The journalist Jamal Khashoggi is dead. Now the Saudis say Khashoggi was killed in a fist fight. 18 Saudi suspects are now in custody. एक्टिविस्ट को जेल में डाला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। Kingdom had jailed several women activists who were fighting for women's rights. वर्कर्स मर रहे हैं। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट को देखें तो सऊदी और यूएई में रिकॉर्डेड जो सबसे ज्यादा वर्कर्स की डेथ हुई वो इंडियंस थे। 21,000 वर्कर्स की जान गई पिछले 8 सालों में इन द नेम ऑफ सऊदी विजन 2030। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जिनके लिए आम लोगों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर जब सऊदी अरेबिया की बात होती है तो इन बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, रिच लाइफस्टाइल और हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के एवज में वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन, स्ट्रिक्ट मीडिया कंट्रोल और ट्राइबल लोगों के साथ हो रही नाइंसाफी बहुत दूर छुप जाती है। सोशल मीडिया पर लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि देखो यहाँ पर वर्कर्स को कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है। सऊदी अरब में मक्का मदीना में सफाई का काम है। अच्छा, मेरे पास अभी किचन हेल्पर की काम आई। इंडिया की बेरोजगारी देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको सऊदी जाना है कि दुबई, यूएई जाना है। लेकिन वर्कर्स की असली रियलिटी की कोई बात नहीं करता है। सऊदी में आके फंसते कहाँ है? मालिक मुझे सऊदी लेके आया, काम कराएगा, अच्छी सैलरी देगा बोल के मुझे यहाँ पर बहुत टॉर्चर कर रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में मामला खराब हो रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे सऊदी अरेबिया की वो साइड जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाती है। 1973 में अरब इजराइल वॉर के बाद में ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो गए थे। अब सऊदी अरेबिया ने इसी हाइक का फायदा उठाते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया। और जब एक बार पैसा आ गया तो सऊदी में शुरू हुए मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेजर्ट के अंदर मैसिव सिटीज का कंस्ट्रक्शन। और जाहिर सी बात है इसके लिए जरूरत थी वर्कर्स की, जो कि ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के पास थे नहीं। इसीलिए उन्होंने फॉरेन से वर्कर्स को हायर करना शुरू किया। और यही टाइम था जब सऊदी या फिर ये कहें कि पूरा मिडिल ईस्ट एशियन वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट हब बन गया। आज सऊदी की 41.6% पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की है, यानी कि दूसरे देश की है, जिसमें मोस्टली वर्कर्स ही हैं। लेकिन ये वर्कर्स सऊदी में बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में रह रहे हैं, जो कि बहुत ही कंसर्निंग है। मैं सूर्यभान विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। और यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब। हमको किसी तरह मंगा लीजिए इंडिया। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे सऊदी हो या फिर कोई भी गल्फ कंट्री हो, वो फॉलो करते हैं कफाला सिस्टम को। कफाला ये एक वर्ड है जो कि कफील से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्पॉन्सर या फिर गारंटर। सो बेसिकली होता ये है कि सऊदी में बैठे ये एम्प्लॉयर्स या फिर कंपनीज इंडिया में या फिर और किसी कंट्रीज में रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब होता क्या है, ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज छोटे शहरों और गांव से गरीब लोगों को पैसे का लालच दे करके सऊदी या फिर बाकी गल्फ कंट्रीज भेज देते हैं। अब लालच देकर भेजते तो हैं ही, लेकिन वो भी फ्री में नहीं भेजते हैं। सऊदी भेजने के नाम पर ये एजेंसीज गरीब लोगों से वीजा पासपोर्ट के नाम पर 1 से 2 लाख रुपए चार्ज कर जाते हैं। अब गरीब आदमी परेशान, तो आदमी सोचता है चलो एक बार पैसा लग भी गया, लेकिन एक बार जॉब लग जाएगी तो हर महीने सैलरी आ जाएगी। लेकिन रियलिटी में सैलरी तो बहुत कम होती है,
कुछ केसेस में तो सैलरी काफी महीने तक क्रेडिट ही नहीं होती है। 2018 में जद्दा में 170 इंडियन वर्कर्स को कई महीने तक उनकी सैलरी नहीं मिली। एक वर्कर ने बताया कि एक कंपनी उसके 8 लाख रुपए ओ करती है। अब इसका मतलब ये था कि उसको कई सालों से सैलरी नहीं आई है और वो बस जैसे तैसे वहां सर्वाइव कर रहा है। 2021 की रिपोर्ट देखो जिसमें पता चलता है कि मक्का में 250 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 3 महीने तक उनकी सैलरी नहीं मिली। और कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स को हायरिंग के टाइम में कोई दूसरी जॉब का ऑफर मिलता है, लाइक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ड्राइवर, लेकिन जब वो सऊदी पहुंचते हैं तो उन्हें लेबर जॉब में लगा दिया जाता है, लाइक कंस्ट्रक्शन या फिर टॉयलेट क्लीनिंग तक। कुछ ऐसा ही हुआ था बाइजू, अभिलाष और विमल कुमार के साथ में। तीनों केरला के रहने वाले थे और उनको एक पुलिसमैन ने एक एजेंट के बारे में बताया। अब वो एजेंट सऊदी में जॉब लगाता था और उसने इन लोगों से प्रॉमिस भी किया कि तुम्हें 30 से 45 हजार रुपए की सैलरी में जॉब लग जाएगी। अब जॉब कौन सी दी गई? इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बिंग। अब जब वो लोग सऊदी पहुंचे तो एजेंट ने एक सऊदी इंडिविजुअल से इंट्रोड्यूस करवाया जिसने उन्हें एक ब्रिक फैक्ट्री में हार्ड लेबर वर्क दिलवा दिया। बाइजू, अभिलाष और विमल तीनों ने एजेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करी बट कोई भी फोन नहीं लगा और बाद में उन लोगों ने भागने का फैसला किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उनका एम्प्लॉयर उन लोगों के साथ मारपीट तक कर रहा था। Well, a horrifying video has emerged of 3 Indians from Haripad in Kerala being beaten brutally by their Saudi employee. बाद में इंडियन अथॉरिटीज की हेल्प की वजह से उन्हें वापस इंडिया लाया गया। अब रियलिटी में ये एक केस नहीं, ऐसे हजारों केसेस हैं। बहुत सारे केसेस मीडिया में आ ही नहीं पाते हैं। पिछले साल ही बेंगलुरु के अशफाक को एक मोहम्मद पीर नाम का एजेंट मिलता है। अब इस एजेंट ने अशफाक से सऊदी के अंदर अमेज़न में 1400 रियाल, लगभग 31,000 रुपए की जॉब दिलाने का वादा किया। बड़ी बात तो ये थी कि अशफाक ने इस जॉब के लिए 1 लाख रुपए भी एजेंट को दिए बिकॉज उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी इस जॉब की। अब जब अशफाक सऊदी पहुंचा तो उससे वहां पर एक क्लीनर का काम करवाया गया और ना ही सही से फूड मिला और ना ही कोई अकोमोडेशन। 2 महीने बाद अशफाक को सैलरी मिलना भी बंद हो गई। अशफाक ने जब ये बात एजेंट से पूछी तो एजेंट बोलता है कि तुमने सही से काम नहीं किया इसलिए तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। कंपनी के साथ अशफाक का वर्क परमिट भी एक्सपायर हो गया, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। यहाँ तक कि कई महीनों तक अशफाक को खाना मांग करके गुजारा करना पड़ा। 9 महीने तक सऊदी में जगह जगह ठोकरें खाने के बाद में एक मस्जिद के बाहर उसे कर्नाटका NRI फोरम के कुछ मेंबर्स मिलते हैं। ये कहो उन मेंबर्स की हेल्प से अशफाक वापस इंडिया आ पाता है। सो बेसिकली ये तरह के केसेस उन लोगों के लिए एक रिमाइंडर है जो ये सोचते हैं कि सऊदी पहुंच करके बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, चैन की जिंदगी होगी, मजे ही मजे होंगे। रियलिटी में जितने भी वर्कर्स सऊदी में काम कर रहे हैं उनमें से किसी की भी जिंदगी चैन वाली तो नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर बेयरली सर्वाइविंग और ऐसा इसलिए है क्योंकि कफाला सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होते हैं। एम्प्लॉयर वर्कर्स के पासपोर्ट अपने पास रख लेता है और उसकी परमिशन के बगैर वर्कर्स देश छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। और एक और चीज, ना ही एम्प्लॉयर की परमिशन के बगैर वो कोई जॉब चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर अगर चाहे तो वो वर्कर को हुरूब डिक्लेयर कर सकता है, जिसका मतलब होता है कि वर्कर काम छोड़कर भाग गया। और एक बार अगर किसी वर्कर को हुरूब डिक्लेयर कर दिया गया तो उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा और उसके लीगल राइट्स और सैलरी तुरंत बंद हो जाएंगे। बेसिकली उसको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आप सोचो, जिस देश में आपका खुद का पासपोर्ट तक आपके हाथ में नहीं है वहां पर आपकी फ्रीडम क्या होगी। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि बॉस के नीचे काम नहीं करना है, खुद का कुछ काम करना है। अपना बिजनेस शुरू करो, अपनी मर्जी से काम करो। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें से एक है इनवॉइसिंग। अरे मैंने ही जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहला ही स्ट्रगल यही आता था। काम हो जाता था पर पेमेंट कैसे लेना है, इनवॉइस कैसे भेजना है, समझ ही नहीं आता था। आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ऊडो के जरिए। ऊडो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां पर इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री, CRM, वेबसाइट क्रिएशन, अकाउंटिंग सब कुछ एक ही जगह मिलता है, एकदम इजी। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट ऐप बिल्कुल फ्री। इनवॉइस बनाना है तो ऊडो पे जाओ, इनवॉइस पे क्लिक करो, कंपनी और बैंक डिटेल्स डालो, लेआउट और लोगो चूज करो, कस्टमर, प्रोडक्ट और पेमेंट डिटेल डालो और बस इनवॉइस रेडी। इनवॉइस भेजना भी इजी है और पेमेंट आया या नहीं ये भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो अगर आप भी अपना काम स्मार्टली और प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हो, विजिट करो odoo.com और अपने बिजनेस का सिस्टम अपग्रेड करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। So in 2030, we're going to reach the full capacity of the existing infrastructure of Saudi Arabia. That raises
very important question that we need to create new city. इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बताया कि सऊदी के विजन 2030 के अकॉर्डिंग जो लाइन सिटी बन रही है उसके कंस्ट्रक्शन में 1,40,000 माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। अब इन वर्कर्स को दिन के 16-16 घंटे काम करवाया जाता है, कोई अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं है और रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते 21,000 वर्कर्स की डेथ हो चुकी है। हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में, बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। और यहाँ खाने होने के लिए पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब। मेन के अलावा कई वुमेन भी सऊदी में एज अ वर्कर काम करने जाती हैं, जिन्हें भी एक अलग लेवल पर एक्सप्लॉइट करा जाता है। कुछ एम्प्लॉयर्स तो उनसे 15 से 20 घंटे तक भी काम करवाते हैं। खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, टाइम पर सैलरी मिलती नहीं है और अगर मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है। अगर वो जॉब छोड़ना चाहें तो एम्प्लॉयर उन्हें एग्जिट परमिट ही नहीं देता है, फिजिकली एंड कई बार सेक्सुअली भी अब्यूज करते हैं। When you try to complain to your employer, the response is, I bought you. It's like you are slave in that place. ऑल्दो सऊदी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में वुमेन को बेटर लीगल राइट्स देने का काम किया है। जैसे 2018 में उन्हें ड्राइविंग, 2019 में उन्हें सोलो ट्रैवलिंग का राइट मिला। लेबर मार्केट में वुमेन का काफी हद तक शेयर बढ़ गया और फैशन में भी उन्हें काफी हद तक रिलैक्सेशन मिली। लेकिन अभी भी मैरिज और डाइवोर्स के लिए वुमेन को लीगली एक मेल गार्जियन की जरूरत पड़ती है। इवन डिवोर्स के बाद बच्चे की लीगल गार्जियनशिप भी वुमेन को नहीं मिलती है। ऑल्दो वो बच्चे की कस्टडी रख सकती है, बट बच्चे की लीगल गार्जियनशिप मेन के ही हाथ में रहेगी। इसके अलावा वो फीमेल एक्टिविस्ट जो वुमेन को ये राइट देने की कोशिश करती हैं, आवाज उठाती हैं, उन्हें दबा दिया जाता है। Prominent Saudi Arabian activist who helped lead the push to allow women to drive cars in the kingdom was sentenced today to nearly 6 years in prison. Saudi officials charged her under the country's anti-terrorism laws, saying that she was pursuing what they call a foreign agenda. इवन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी मिलती हैं। 20 दिसंबर 2020 में शालमा अल शबाब नाम की एक लेडी ने ट्विटर के ऊपर वुमेन राइट को लेकर के ट्वीट कर दिया था। उसके बाद उसे 34 साल की सजा सुना दी जाती है। बाद में ये टाइम को रिड्यूस तो किया जाता है, लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो 2025 फरवरी में उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये तो एक एक्टिविस्ट की बात है ना, जिसको 34 साल की सजा सुनाई गई, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, चलो बात बाहर आ गई, छोड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी एक्टिविस्ट हैं जो अभी जेल में हैं। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट मीडिया को अपने कंट्रोल में रखती है। And Saudi prosecutors are putting 4 women and 5 men on trial. A prominent women's rights activist with ties to Canada has been sentenced to nearly 6 years in jail in Saudi Arabia. कोई भी सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट नहीं बोल सकता है। जमाल खशोगी नाम के एक जर्नलिस्ट ने यही गलती करी थी। उन्होंने सऊदी प्रिंस और उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट में वॉशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिख दिया था और उन्होंने तो अपने कॉलम में ये बात भी लिख दी थी कि वो अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ उससे भी बुरा हुआ। 2 अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल के अंदर वो सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर गए हुए थे और वो वहीं से गायब हो गए। इसके बाद किसी को उनका कुछ अता पता नहीं है। इवन सैडली उनकी फियोंसे जो कि उनके साथ आई हुई थी, वो 10 घंटे तक बाहर बैठ करके वेट करती रही, बट सब बेकार हो गया। कॉन्सुलेट के बाहर लगे सीसीटीवी में उनको आखिरी बार देखा गया। इसी क्लिप में खशोगी के कॉन्सुलेट में जाने से पहले कई सऊदी ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को कॉन्सुलेट के अंदर जाते देखा गया। 2 वीक तक सऊदी अरेबिया ने इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल डिनाई किया, लेकिन 20 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने कहा कि उनकी डेथ हो चुकी है। सऊदी ऑफिशियल्स उन्हें सऊदी अरेबिया लाना चाहते थे और इसी बीच में उनकी ऑफिसर्स के साथ में झड़प हो जाती है, जिसमें उनकी जान गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि फाइट के दौरान उनकी बॉडी में एक ड्रग इंजेक्ट किया गया था, जिसके ओवरडोज के वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद में उनकी बॉडी के टुकड़े करके डिस्पोज कर दिया गया। बाद में यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इस पर एक असेसमेंट दिया। उन्होंने कहा कि प्रिंस सलमान खशोगी के मर्डर के बारे में अवेयर थे और उन्होंने ही खशोगी के मर्डर के लिए ऑर्डर दिए। तो आप समझ रहे हो, ये है सऊदी में फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सऊदी प्रिंस और उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलने का नतीजा। बट ये एग्जीक्यूशन सऊदी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूशन इंडेक्स को देखें, जिससे पता चलता है कि एक कंट्री कितने लोगों को डेथ पेनल्टी अपने कंट्री के अंदर देती है, तो उसमें सऊदी
2 नंबर पे आता है। 22 मार्च 2022 को सऊदी अरेबिया ने एक सिंगल डे में ही 81 मैन को एग्जीक्यूट किया था। रियाद के दीरा स्क्वायर पर आज भी पब्लिकली बेहेडिंग्स होती हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं अलग से बता देता हूँ, ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन इंडेक्स होता है जहाँ पर आप देखते हो कि हर कंट्री कितना ज़्यादा डेथ पेनल्टी देती है, इसमें नॉर्थ कोरिया, चाइना, इनका जो डेटा है ना ये लोग छुपा के रखते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी डेथ पेनल्टी देते हैं अपनी कंट्री में, बट ये उसको बहुत ही सीक्रेटली परफॉर्म करते हैं और ये वो डेटा लीक ही नहीं होने देते। तो इनका डेटा वहाँ पर है ही नहीं, आप जान ही नहीं पाओगे, क्या पता ये सऊदी के आगे हो। खैर अभी धीरे धीरे अब सऊदी गवर्नमेंट ये डेथ पेनल्टीज को सीक्रेटली परफॉर्म करना शुरू कर रही है, प्राइवेट कर रहे हैं, और इसके पीछे भी रीजन है। प्रिंस सलमान का जो विजन 2030 है उसमें वो सऊदी को काफी मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। बेसिकली ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करके टूरिज्म को अपना बेस बनाना चाहते हैं। अब इसी विजन 2030 के चलते सऊदी अरेबिया अभी नियोम सिटी भी डेवलप कर रही है। नियोम एक प्लैन्ड मेगा सिटी है। अब इसके अंदर एक 170 किलोमीटर लंबी लीनियर सिटी द लाइन, रेड सी के किनारे एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी ऑक्सीजन, एक लग्जरी माउंटेन स्काई रिजॉर्ट ट्रोजेना और एक लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट सेंडेला, इन 4 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब आप इनमें देखो तो इनमें अभी सिर्फ सिंडेला ही कंप्लीट हुआ है। बाकी सिटीज की अगर बात करें तो वो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं और नियोम की टोटल कॉस्ट 8.8 ट्रिलियन US डॉलर्स है। ये इतना बड़ा बजट है कि ये सऊदी अरेबिया के एनुअल बजट का 25 टाइम्स है। अब ये मैसिव स्केल का प्रोजेक्ट जैसे प्लान्ड है वैसे बने या ना बने, बट सऊदी गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो है पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, और वो अभी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्लोबल अटेंशन चाहिए। जैसे अभी ये जद्दा टावर भी बना रहे हैं जिसको ये बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बना रहे हैं। अब वही है कि सारा टूरिज्म आज दुबई की तरफ बुर्ज खलीफा के वजह से अट्रैक्टेड है और उसी टूरिज्म को ये शिफ्ट करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में। सो ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग भी वहीं खड़ी कर रहे हैं, जद्दा टावर। अब ये बड़े बड़े सिटीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्राइबल्स को। उनसे उनकी पुश्तैनी जमीनें और पुराने घर छीने जा रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर की बात करें तो 6000 लोग अब तक इवैक्यूएट हो चुके हैं, बट दूसरी तरफ एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ALQST के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि 20,000 से ज्यादा लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं। BBC ने शारमा, अल खुरैबा और गयाल ये 3 विलेजेस के सैटेलाइट इमेजेस को एनालाइज किया। अब इससे आप साफ देख सकते हो जहां पर एक फुल फ्लेजेड विलेज था वहां पर अब साफ जमीन है। पूरे विलेज को बुलडोजर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहां के लोगों को फोर्सफुली इवैक्यूएट करा दिया गया। इन विलेजेस में हुवैतट ट्राइब के लोग रहते थे जिनके एंसेस्टर्स कई सालों से इसी रीजन में रहते आए हैं। बाद में कई वीडियोस भी सामने आए जिसमें सऊदी ऑफिशियल्स इन्हीं विलेजर्स को उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, BBC से बातचीत के दौरान सऊदी के एक ऑफिसर राबिल अलिनीजी ने बताया गवर्नमेंट ने इन ट्राइबल विलेजेस को खाली कराने के लिए उन्हें लीथल फोर्स यूज करने की भी परमिशन दे रखी है, यानी किसी को भी जान से मारने की भी परमिशन दे रखी है। 3 villagers stood in the way of the project and objected to being moved. He says he was given permission to use lethal force on villagers who refused to leave. The order said whoever continues to resist should be killed. अब अच्छी बात ये थी कि ये ऑफिसर अलिनीजी किसी को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मेडिकल प्रॉब्लम्स का बहाना बता करके UK आ गए। उन्होंने क्लियरली बताया कि 2020 में गवर्नमेंट से उन्हें ऑर्डर मिले कि हवैतित ट्राइब में जितने भी लोग हैं उन्हें वहां से बाहर निकालो और अगर कोई भी रेजिस्ट करे मार दो। और बाद में ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी। अल खुरैबा विलेज के रहने वाले एक रहीम अल हवैती को सऊदी गवर्नमेंट ने गोली मार दी जब उन्होंने रेजिस्ट किया अपने एंसेस्टर की जमीन को छोड़ने के लिए। उन्होंने मरने से कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सऊदी गवर्नमेंट हम सबको फोर्स कर रही है यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। أنا ما أشوف أكبر عندي ما في شيء أكبر من خروجي من أرضي ومن ديرتي. كل ما بعدها هين سواء السجن حتى القتل يعني أنا ما أستغرب لو يجوا ممكن يقتلوني في بيتي الآن. वीडियो बनाने के कुछ दिन बाद ही उनको गोली मार दी गई। बाद में सऊदी गवर्नमेंट का क्लेम था कि पहले गोली उनके एंड से चलाई गई थी और बाद में उन्होंने जवाबी हमला किया और उसमें उनकी जान गई।
खैर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिसएग्री करते हुए बताया है कि अल हवेती के किसी भी मेंबर ने कोई भी फायरिंग नहीं करी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपोज किया था और इसके लिए उन्हें मारा गया। खैर इसके अलावा और भी चीजें हैं इसी में, जैसे 47 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया इन ट्राइब के लोगों को, और 5 लोगों को तो जान से मारने की सजा भी सुना दी गई। तो ऐसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके पीछे की ये रियलिटी है। अभी तो 2023 में सऊदी गवर्नमेंट फीफा को भी ऑर्गेनाइज करवा रही है। सो ओवरऑल समझने वाली बात ये है कि इनका जो मेन मोटिव है वो ग्लोबल अटेंशन को लेने का है। ये चाहते हैं कि ग्लोबल अटेंशन हो, इसीलिए आज वहां पर फीफा भी ऑर्गेनाइज होने वाला है, which will be the biggest event in Middle East. Saudi Arabia has spent over $6 billion on sports since 2021 and is now leaving no stone unturned for the 2034 FIFA World Cup. रियाद, जद्दा, खुबार, आबा एंड फ्यूचरिस्टिक सिटी नियोम, इन 5 सिटीज में 15 स्टेडियम बनेंगे। एक्चुअल में तो 15 में से 11 ही बनेंगे, 4 को ये रेनोवेट कर रहे हैं, बट इस लेवल पे इसका स्केल है जो कि फीफा 2034 का तैयारी है। किंग सलमान स्टेडियम 92,000 सीट के साथ ओपनिंग एंड फाइनल मैच का वेन्यू होगा। ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है। एयरपोर्ट, रेलवेज, अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स, सब कुछ एक्सपैंड किया जा रहा है विजन 2030 के अकॉर्डिंग। सऊदी अरेबिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लेकर के जा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ सऊदी अरेबिया अब आगे बढ़ रहा है। वो बात अलग है जो मैंने वीडियो में समझाई कि कैसे वो जितने भी मॉडर्नाइज क्यों ना हो जाएं, पर वहां आज भी आप प्रिंस और प्रिंस के जो पॉलिसीज हैं उनको अपोज नहीं कर सकते हो। वो कुछ भी हो, जर्नलिज्म के मामले में हो या फिर जमीन देने के मामले में हो, आप कहीं भी अपोज करोगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ये थी बहुत सारी रियलिटीज सऊदी अरेबिया के बारे में जो शायद बहुत सारे लोग जानते तक भी नहीं हैं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हम हर कंट्री के बारे में बात करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप किस कंट्री के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एटलीस्ट यही लिखो कि लास्ट तक देखा आपने। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है इन वीडियोस को बनाने के पीछे, एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं सिर्फ देख करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब तक भी नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। आप सब्सक्राइब करोगे तो हम सब का मोटिवेशन बूस्ट होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, एंड कोई भी अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ तो आपको अपडेट मिल सकता है। अगर आप मुझे कोई टॉपिक भेजना चाहते हैं, अगर बहुत सीरियस टॉपिक है आपके पास में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे चैनल पे मेल आईडी लेकर के, या फिर इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक सुना, एंड ज़रूर मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।